नमस्कार साथियों, मैं शशि सिलाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम जो बिल्कुल नज़दीक है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है चैप्टर वाइज मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं। आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ साथ, और ये टॉपिक जो है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, लेकिन ये टॉपिक जो है कंठस्थ कर लीजिएगा, जिसमें से पहला चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाठ 10 जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में सबसे पहला बिंदु आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। बायोमोलिक्यूल्स के कई पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो जिसमें सबसे पहले बात आएगी कि कौन सी शर्करा वाम ध्रुवण घूर्णक है। वाम ध्रुवण घूर्णक शर्करा, तो इसका आंसर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक वाम ध्रुवण घूर्णक शर्करा है जिसका ध्रुवण घूर्णन कोण -92 डिग्री के आसपास, -92.4 के आसपास ध्रुवण घूर्णन कोण शर्करा का होता है। तो वाम ध्रुवण घूर्णक शर्करा फ्रक्टोज, वाम ध्रुवण घूर्णक शर्करा। नेक्स्ट, अगर इसी छोटे क्वेश्चन में बात करूं तो अनअपचायक डाइसैकेराइड या अनअपचायक शर्करा, क्योंकि जितनी भी अशर्करा होती है, नॉन शुगर होती है, वो सारी अनअपचायक होती है, लेकिन एक शर्करा ऐसी है जो शर्करा होकर भी अनअपचायक है, तो वो है सुक्रोज। सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा या अनअपचायक डाइसैकेराइड है। अनअपचायक शर्करा या अनअपचायक डाइसैकेराइड। नेक्स्ट, इसी में बात उठती है कि हमारे पास दुग्ध शर्करा, तो दुग्ध शर्करा जो है वो लैक्टोज को कहा जाता है। लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है। लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है। लैक्टोज मिल्क शुगर, लैक्टोज दुग्ध शर्करा, लैक्टोज। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी कार्बोहाइड्रेट में से सभी डाइसैकेराइड, जो 3 डाइसैकेराइड आपको दी हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये डाइसैकेराइड हमारे को दी हुई है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसकी मोनोसैकेराइड इकाइयां जरूर याद कर लें। जैसे सुक्रोज की मोनोसैकेराइड इकाइयां अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है। सुक्रोज की जो मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है। माल्टोज की जो मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं, दोनों के दोनों 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है माल्टोज। और लैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज से बना होता है। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज, ये लैक्टोज की एक इकाइयां हैं। लैक्टोज की बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज, ये मोनोसैकेराइड इकाइयां जरूर तैयार कर ले आप। सुक्रोज की मोनोसैकेराइड इकाइयां कौन सी हैं, माल्टोज की कौन सी हैं, लैक्टोज की कौन सी हैं। फिर नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध की परिभाषा, ग्लाइकोसिडिक बंध। अब ग्लाइकोसिडिक बंध क्या है? ये भी मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड है। दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां किसी ना किसी बंध से तो जुड़ी होंगी, कॉमन सी बात है। जैसे सुक्रोज बना तो जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज से जुड़ा है, तो किसी ना किसी बंध से तो जुड़ा ही होगा। वो बंध जो है वो ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है। तो क्या कहेंगे हम लोग, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में जिस बंध से जुड़ी होती हैं उस बंध को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में जिस बंध से जुड़ती हैं वो बंध ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है। ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है। ऐसे ही स्टार्च की इकाई भी आपने याद कर लेनी है। स्टार्च जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च बहुलक है अल्फा डी ग्लूकोज का, और सेलुलोज जो है वो बहुलक है बीटा डी ग्लूकोज का। बीटा डी ग्लूकोज का, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपने तैयार कर लेने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं और संभावना जो इस कार्बोहाइड्रेट पॉइंट में से बनती है, एक तो सुक्रोज अनअपचायक क्यों है? सुक्रोज अनअपचायक क्यों है? सुक्रोज जो है अनअपचायक शर्करा है, क्यों?
तो सुक्रोज में हमने बात की, सुक्रोज एक तो ग्लूकोज से बना है और एक फ्रक्टोज से बना है। सुक्रोज में दो इकाइयां ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में कीटोन। तो जब ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है ना इनके बीच, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच जब ग्लाइकोसिडिक बनता है तो ग्लाइकोसिडिक बंध में ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक कार्बन फ्रक्टोज के कीटोनिक कार्बन से जुड़ जाता है। ग्लाइकोसिडिक बंध में ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक कार्बन फ्रक्टोज के कीटोनिक कार्बन से जुड़ा होता है। तो ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक कार्बन फ्रक्टोज के कीटोनिक कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए ग्लूकोज का एल्डिहाइड भी मुक्त नहीं होता और फ्रक्टोज का कीटोन भी मुक्त नहीं होता, जो इसको अनपचायक बना देता है। यही कारण है कि सुक्रोज अनपचायक शर्करा है, क्योंकि सुक्रोज की संरचना में ग्लूकोज का एल्डिहाइड फ्रक्टोज के कीटोन कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा है, जो सुक्रोज को अनपचायक बनाता है। क्योंकि अपचायक वही होता है जिसमें या तो एल्डिहाइड मुक्त रहे या कीटोन मुक्त रहे। अभी यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही मुक्त नहीं है, तो ऐसे केस में सुक्रोज जो है वो अनपचायक हो जाएगा। तो सुक्रोज अनपचायक है, उसका मेन रीजन यही है कि ग्लूकोज का एल्डिहाइड फ्रक्टोज के कीटोन कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा है। नेक्स्ट, अब आपसे जो ग्लूकोज की समीकरणें आपने करनी है वो मैं बता देता हूं। आप 3 समीकरणें भी कर लेना। एक तो HI के साथ अभिक्रिया है आपकी, जो 6 कार्बन सीधी श्रृंखला की पुष्टि करती है। एक HCN हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया है, जो ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती है, कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती है। और एक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया है, एसिटिलन अभिक्रिया है ग्लूकोज की, जो ग्लूकोज में 5 OH की पुष्टि करती है। ये समीकरणें जरूर कर लेना। HI के साथ अभिक्रिया, HCN और NH2OH के साथ अभिक्रिया, एसिटिलीकरण एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। किस किस बात की पुष्टि हो रही है? HI के साथ 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में, HCN और NH2OH के साथ कार्बोनिल की पुष्टि और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 5 OH की पुष्टि। इसके अलावा ग्लूकोज के दोनों हावर्थ सूत्र भी तैयार कर लेना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा और बीटा हावर्थ सूत्र भी इसके आप तैयार कर लेना। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे हिसाब से जो है बोर्ड एग्जाम के लिए कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में सफिशिएंट है। अब इसमें एक बात और, अनपचायक और अपचायक डाइसैकेराइड या अपचायक और अनपचायक शर्करा में दो अंतर। तो जो अपचायक शर्करा होती है, एक तो वो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाती है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाती है, अनपचायक नहीं दर्शाती। टोलेन अभिकर्मक का अपचयन करती है, टोलेन अभिकर्मक का अपचयन करती है, ये नहीं करती। फेलिंग विलयन का अपचयन करती है, फेलिंग विलयन का अपचयन करती है, ये नहीं करती। फिर अपचायक में आ जाएगा HCN से क्रिया कर, HCN से क्रिया कर साइनोहाइड्रिन बनाती है, ये नहीं बनाती। ऐसे ही हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कर अपचायक जो होती है वो ऑक्सिम बनाती है और अनपचायक नहीं बनाती। ये अंतर भी इनके आ जाएंगे अपचायक और अनपचायक के। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, प्रोटीन में कौन कौन से पॉइंट आपने क्लियर करने हैं। प्रोटीन की एकलक इकाई, प्रोटीन एक बहुलक है जिसकी एकलक इकाई अल्फा अमीनो अम्ल है, अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा वर्ड जरूर लगाइएगा, अमीनो अम्ल सीधा नहीं, अल्फा अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल। फिर प्रोटीन में जो दूसरा क्वेश्चन आता है, एक ऐसे अमीनो अम्ल का उदाहरण दीजिए जो प्रकाशिक अक्रिय है, प्रकाशिक अक्रिय है या सममित है, सममित है, तो वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्योंकि इसमें किरेल कार्बन नहीं होता। अगर मैं ग्लाइसिन की संरचना देखूं तो ये एमिनो समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है
और सेंटर वाले कार्बन के साथ 2 H लगे होते हैं, इसलिए ये कार्बन किरेल नहीं होता, कायरल नहीं होता। कायरल वो होता है जिसके चारों समूह अलग अलग हों। अब इसके साथ 2 H जुड़ गए, 2 H जुड़ गए, तो इसके चारों समूह अलग अलग नहीं है, इसलिए ये सममित है, या हम कह सकते हैं कि प्रकाशिक अकिर्य है। तो प्रकाशिक अकिर्य अमीनोमल ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सल्फर युक्त किसी एक अमीनोमल का नाम, सल्फर युक्त एक, तो एक तो सिस्टीन है और एक मैथ्योनिन है जिसमें सल्फर पाया जाता है। 2 बता दिए मैंने आपको, सिस्टीन और मैथ्योनिन, सिस्टीन और मैथ्योनिन। इसके अलावा कौन सा अमीनो अमल अमीनो समूह नहीं रखता, अमीनो समूह नहीं रखता, यानी वास्तविक अमीनो अम्ल नहीं है। कौन सा अमीनो अम्ल वास्तविक अमीनो अम्ल नहीं है? तो वो है प्रोलीन। प्रोलीन में इमिनो समूह होता है, द्वितीयक एमीन होता है, द्वितीयक एमीन होता है, जबकि बाकी सभी में प्राथमिक एमीन होता है। प्रोलीन में द्वितीयक एमीन यानी NH होता है, NH। ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, अगर उठा तो कौन सा एमिनो अम्ल जो है द्वितीयक एमीन समूह या इमिनो समूह रखता है, एमिनो समूह नहीं रखता, तो वो है प्रोलीन। उसके बाद चलेंगे हम, तो अनिवार्य एमिनो अम्ल क्या होते हैं? अनिवार्य या आवश्यक एमिनो अम्ल, अनिवार्य या आवश्यक अमीनो अम्ल। तो अनिवार्य या आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रोटीन कुल 20 अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। प्रोटीन जो होते हैं 20 अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। इसमें से 10 जो होते हैं वो शरीर में बनते हैं, 10 शरीर में बनते हैं, और बाकी के 10 हमें भोजन से लेने होते हैं। तो प्रोटीन 20 अल्फा अमीनो अम्लों से बना होता है, इसमें से 10 अल्फा अमीनो अम्ल शरीर में बनते हैं, बाकी के 10 हमें भोजन से लेने होते हैं। और ये जो 10 हमें भोजन से लेने होते हैं इन्हें हम अनिवार्य या आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। यानी प्रोटीन 20 अल्फा अमीनो अम्लों से बना है, इनमें से 10 अल्फा अमीनो अम्ल हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन शेष के 10 जो हमें भोजन से ग्रहण करने होते हैं उन्हें हम आवश्यक अमीनो अम्ल या अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। 10 कौन से हैं? टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। टी फॉर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। वी से वैलीन, एम से मैथ्योनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, फिर एल से लाइसिन, पी से फेनिलैलानिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन और एच से हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। तो ये 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल है। ट्रिप्टोफैन, वैलीन, मैथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलैलानिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। इसके बाद अगली बात, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है? प्रोटीन का विकृतीकरण, तो जब हम लोग प्रोटीन में अम्ल मिलाते हैं या क्षार मिलाते हैं या उसे गर्म करते हैं, तो उसमें जो मुड़ाव होते हैं वो खुल जाते हैं, मुड़ाव खुल जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचना टूट जाती है। प्रोटीन में अम्ल मिलाने पर, क्षार मिलाने पर या उसे गर्म करने पर उसके मुड़ाव खुल जाते हैं, मुड़ाव खुल जाते हैं, जिससे प्रोटीन जो है वो अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेपित प्रोटीन को विकृत प्रोटीन, और यह क्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण बोलते हैं। तो जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या उसमें अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तो उसके मुड़ाव जो होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेपित प्रोटीन को विकृत प्रोटीन और इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। उदाहरण, जब हम लोग अंडे को उबालते हैं तो उसमें जो द्रव सफेदी होती है, द्रव सफेदी, अंडे के 2 भाग होते हैं, एक तो वाइट
और एक येलो योक बोलते हैं हम लोग, पीला योक होता है, और द्रव सफेदी, वो जो होती है ठोस बन जाती है अंडे को उबालने पर, द्रव सफेदी ठोस बन जाती है, जो प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है। इसके बाद आता है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध, तो पेप्टाइड बंध क्या है? हम कह रहे हैं प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक है, इसका मतलब इसमें अल्फा अमीनो अम्ल प्लस अल्फा अमीनो अम्ल प्लस अल्फा अमीनो अम्ल बहुत सारे जुड़े होंगे। तो कॉमन सी बात है, जब ये बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ेंगे तो ये किसी ना किसी बंध से तो जुड़ेंगे ही, कोई ना कोई बंध तो इनमें होगा ही होगा ना। तो जिस बंध से ये अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं ना, उसी बंध को हम लोग पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो प्रोटीन की संरचना में दो अमीनो अम्ल आपस में जिस बंध से जुड़े होते हैं, उस बंध को हम लोग पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध कहते हैं, यानी दो अमीनो अम्ल आपस में जिस बंध से जुड़ते हैं, उस बंध को हम लोग पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध, इसे CONH से प्रदर्शित किया जाता है। CONH अगर बनाकर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे NH2 CHR COOH, ये एक अमीनो अम्ल है, प्लस ये दूसरा अमीनो अम्ल है NH2 CHR COOH, ये दूसरा अमीनो अम्ल है। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहां से जल निकल जाएगा, HOH, NH2 CHR CONH CHR COOH। तो ये जो संरचना बनी है ये पेप्टाइड है, पेप्टाइड। और क्योंकि दो अमीनो अम्ल जुड़े तो ये डाई पेप्टाइड है, तीन जुड़ते तो ट्राई पेप्टाइड हो जाता। तो और ये जो बंध है CO और NH के बीच जो बंध है ये वाला, तो CONH के बीच जो बंध है, उस बंध को हम लोग पेप्टाइड बंध कहते हैं। यानी दो अमीनो अम्ल आपस में जिस बंध से जुड़ते हैं उसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। उसके बाद आता है DNA RNA में अगर चलूं, DNA RNA एक तो शर्करा जरूर करनी है दोनों की। DNA में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, और RNA में बीटा D राइबोज शर्करा। DNA में जो नाइट्रोजन क्षार एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन, और RNA में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल। यानी DNA में थाइमिन होता है और RNA में यूरेसिल होता है, बाकी तीनों कॉमन होते हैं, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल। तो शर्करा ये हो गई, नाइट्रोजन क्षार ये हो गई। तीसरी इकाई होती है फास्फेट समूह। अंतर पूछता है DNA RNA में, तो आप दो अंतर तो यही पढ़े, शर्करा लिख दो, नाइट्रोजन क्षार लिख दो। तीसरा अंतर DNA द्विकुंडली होता है और RNA एक कुंडली होता है, तीसरा अंतर ये बन जाएगा। अब बात आती है न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो जब शर्करा और नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के जुड़ने से बनी संरचना न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। और जब इसमें फास्फेट समूह भी जुड़ जाता है, यानी शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह भी जब जुड़ जाता है, तब इस संरचना को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड। तो शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट समूह से मिलकर बनी संरचना न्यूक्लियोटाइड कहलाती है, और शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर बनी संरचना न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। और अंतर भी कर लीजिएगा, DNA RNA के अंतर आपके सामने है, 3 अंतर आगे। इसके अलावा जो बिंदु आपने करने हैं, DNA की संरचना कर लीजिएगा, वाटसन क्रिक मॉडल, चित्र बनाना आना चाहिए आपको। अब बात करें विटामिन की। विटामिन A, B, C, D, E और K, इसमें से
बी और सी जल में घुलते हैं, बाकी वसा में, ए डी ई और के वसा में। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से जल में घुलते हैं बी और सी, कौन से वसा में घुलते हैं ए डी ई के। जो जल में घुलते हैं ना वो शरीर में संचित नहीं होते, शरीर में संचित नहीं, क्योंकि वो मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमें इसको रोजाना भोजन के माध्यम से लेना होता है बी और सी को। तो ये भी पूछ सकता है रोजाना हमें किन विटामिनों की पूर्ति करनी आवश्यक है बी और सी की, क्यों है, क्योंकि ये जल में घुलते हैं इसलिए इनका संचय हमारे शरीर में नहीं होता। वहीं ए डी ई और के जो हैं वो वसा में घुलते हैं इसलिए हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। एक इनकी कमी से होने वाले रोग एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये आपके पास जैव अणु जो है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके आगे रख दिए हैं। जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके बीच आएंगे जिसमें अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं। तो स्टूडेंट और जो भी साथी ये वीडियो देख रहा है, यदि उसको लगा कि ये वीडियो जो है छात्र हित में लाभदायक है तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही हम लोग अगले वीडियो के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।